ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैथोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना हमारा ओवरी रह गया है। ओवरी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन इसको मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब ओवरी के अंदर जो है ना बेसिकली हमें क्या पता है कि ये फंक्शनल यूनिट इसका क्या होता है ओवरी का। हमारे पास वो इसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। आपने हिस्टो के अंदर ओवरी की जो है ना वो बड़ी प्यारी प्यारी डायग्राम्स आपने बनाई होती है, और हमारे पेपर में एक दफ़ा आई भी थी एनुअल के अंदर कि ओवरी की जो है ना वो बनानी थी, उसके अंदर फिर फॉलिकल्स और वो सारे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास पता है कि सराउंडेड होते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स, और साथ में आपके ना वो थीका सेल्स होती हैं, थीका इंटरना और एक्सटर्ना। वो आपको पता है, एम्ब्रियो की बातें हमने यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है ना वो LH जो है ना वो एक्ट करता है थीका सेल के ऊपर। ठीक है, ये ओवरी है, सपोज करें ये साइडों पे थीका सेल पड़े। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ना वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक, किसके ऊपर? थीका सेल के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन होगी सारे की सारी, और वो प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ ड्राइव करता है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ एंडोमेट्रियल साइकिल में। फिर एस्ट्राडायोल ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर वहाँ से जो है ना वो एस्ट्रोजन की सिक्रेशन हो गया एस्ट्राडायोल की। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सर्ज इंड्यूस करती है LH की सर्ज के साथ। अब हमारे पास जो बात है ना वो है, अगर हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद जो हमारे पास बाकी बचता है रेजिडुअल फॉलिकल, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम के अंदर। वो कार्पस ल्यूटियम हमारे पास क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि अगर डिलीवरी अगर वो कंसीव कर जाती है तो वो कंटिन्यू रहता है, अगर ना कंसीव करे तो फिर प्रोजेस्टेरोन येलोइश मास के साथ खत्म हो जाता है और हमारे पास वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ये कहानी USM प्लैब के जो है ना वो MCQs के अंदर भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए होते हैं। अच्छा, हेमोरेज वो कह रहा है अगर कार्पस ल्यूटियम में हो जाए ना तो इसे हम कहेंगे हेमोरेजिक कार्पस ल्यूटियल साइकिल सिस्ट। ठीक है, तो ये कार्पस ल्यूटियम के अंदर वो कह रहा है कि अगर किसी किस्म का हेमरेज हो गया तो इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी, हेमोरेजिक कार्पस ल्यूटियल सिस्ट यहाँ पे हो जाएगी, जो कि ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर देखी जाती है। डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल के अंदर हमारे पास कह रहा है कि फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती हैं। ये बच्चों वाली बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। यानी ये जो फॉलिकल अगर इसकी डिजनरेशन हो जाएगी तो हमारे पास सिस्ट बन जाएंगी। स्मॉल नंबर ऑफ फॉलिकल सिस्ट आर कॉमन इन वोमेन एंड हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जो हमारे उसने नेक्स्ट बात की हुई है ना वो है हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसे अमूमन MCQs के अंदर लिखा होता है PCOD। तो अमूमन कंफ्यूज हो जाता है। ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये क्या होती है? इसके अंदर जो है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पॉलीसिस्टिक है ना, तो मतलब मैनी सिस्ट बन जाती हैं ओवेरियन ओवरी के अंदर, बहुत सी फॉलिकुलर सिस्ट ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब इसके अंदर मोस्टली जो है ना वो हमारे पास LH जो है ना वो उसका सर्च ज़्यादा होता है। FSH जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज होता है। इवन इसकी रेशो जो है ना LH ओवर FSH वो कह रहा है कि लेस देन जो है ना वो हमारे पास 2 ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का निशानी होती है, तो 2 जो है ना वो इसका 2 नंबरी वाले काम जो है ना वो यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि ऐसी फीमेल के अंदर देखा गया है कि हिस्टरिज्म जो है ना वो बड़ी कॉमन है। वो क्या होता है? एक्सेसिव हेयर इन दी मेल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसी औरतों को दाढ़ी उगना शुरू हो जाएगी और वो आके बताती है कि मैं तो रेजर से जो है ना वो शेव करती हूँ अपने मुंह की। इवन इतना सिवियर वो हो जाता है। तो आपका कहाँ पे जाना चाहिए? हार्मोनल इम्बैलेंस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब एंड्रोजन जितना भी है वो हमारे पास एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर? एडिपोज टिश्यू के अंदर, क्योंकि वो स्टीराइड प्रीकर्सर्स है। तो हमारे पास जो है ना वो एंड्रोजन मतलब सारे के सारे एस्ट्रोजन में एस्ट्रोजन फीडबैक डिक्रीज़ हुआ होता है। वही है कि आपने किसी ना किसी तरह ना हार्मोनल इम्बैलेंस करवाना है। एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो किसी ना किसी तरह, जब सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमाज एट दी एंड बना देगा। तो ई वाला जो हार्मोन है ना, इसने बड़े उल्टे काम करवाने हैं। बस इसको आपने याद रखना है MCQ में। अच्छा, फीमेल आपके पास जो आएगी ना मोस्टली जो है ना वो कहते हैं कि यंग फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन है ये। साथ में वो कहेगी कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरा बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो वो इनफर्टिलिटी के साथ जो है ना वो होगी। साथ में ओलिगोमेनोरिया होगा, मतलब उसके मेंसेस जो है ना वो बहुत कम होंगे।
साथ में वो कह रहा है हिस्टिज्म, मतलब मेल वाली जहाँ जहाँ जगह है ना वहाँ पे उसके जो है ना वो मेल की तरह बाल आना शुरू हो जाएंगे। और कह रहा है कि इवन जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि ओबीज़ होंगी वो तो मोटी मोटी होंगी, ठीक है, हट्टी कट्टी, तो उसके अंदर जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी देखी गई है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अंदर, ठीक है। फिर उसने एंड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ ओवेरियन ट्यूमर्स के बारे में इस कहानी लिखी है और बस उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म है हमारा ये चैप्टर, ठीक है। अब ओवरी बेसिकली हमें पता है किन 3 सेल से बन के बनी है। एक आपने पढ़ा था सरफेस एपिथेलियम से बनती है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारे पास वो कह रहा है कि जर्म सेल होते हैं, और नंबर 3 पे हमारे पास सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा होता है, ठीक है। जर्म सेल्स होते हैं और सेक्स कॉर्ड और सरफेस एपिथेलियम। अब ट्यूमर या इस लेयर से राइज हो सकता है, इस लेयर से राइज हो सकता है, इस लेयर से राइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो ये सरफेस एपिथेलियम से राइज होकर इसे हम कहेंगे सरफेस सेल एपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है, सरफेस एपिथेलियल, और इसके साथ आपने ट्यूमर का लफ्ज़ लगा देना है। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है ये, 70% जो है ना यही आपको दिखता है, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिलोमिक एपिथेलियम होती है जो कि हमारे पास फिलोपियन ट्यूब के सीरस सेल के साथ होते हैं, एंडोमीडियम, वो बाकी बातें। इसकी 2 सब टाइप्स क्या है, या तो वो हमारे पास होगा सीरस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या तो वो हमारे पास कह रहा है कि सीरस होगा या हमारे पास होगा म्यूसिनस होगा। एम से याद करो ना, MS, हर अस्पताल का MS होता है, सीरस होगा या म्यूसिनस होगा, ठीक है। सीरस में क्या होगा, आपको वाटरी फ्लूइड जो है ना अगर मिल रहा है वहाँ पे तो इसका मतलब सीरस है। यहाँ पे आपको अगर म्यूकस लाइक फ्लूइड मिल रहा है तो नाम में ही काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि अब म्यूसिनस या सीरस ट्यूमर ये जो है ना हमारे पास बिनाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, या बॉर्डर लाइन भी हो सकती है, या फिर मेलिग्नेंट भी हो सकता है, आधा तितर आधा बटेर हो सकता है, या मेलिग्नेंट हो सकता है, या मुकम्मल बिनाइन हो सकता है, ठीक है। अगर तो वो बिनाइन है, मैं यहाँ पे पीछे थोड़ा सा लिया इसको, यहाँ पे, ठीक, ओके। वो कह रहा है अगर तो वो बिनाइन ट्यूमर है ना तो उसके लिए वो कह रहा है कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी है सिस्ट एडिनोमा। ओमा आ रहा है ना तो मतलब ये बिनाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सिस्ट होगा, फ्लैट लाइनिंग होगी, कुछ भी नहीं और होगा, ठीक है। प्री मीनोपॉजल मूवमेंट होगी, सिंपल जो है आपके कौन है यार, सिस्ट होगा, सॉरी। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास है मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर वो कह रहे हैं कि सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, ये सिस्ट एडिनोमा है। अगर मेलिग्नेंट होगा तो सिस्ट एडिनो, साथ में ओमा नहीं लगाना, कार्सिनोमा लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा मेलिग्नेंट की निशानी। यहाँ पे कम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं, थिक होती हैं, शैगी लाइनिंग होती है, और पोस्ट मीनोपॉजल मूवमेंट में। नंबर 3 पे मैंने कहा था ये, या फिर ये आधा तितर आधा बटेर, मतलब बॉर्डर लाइन के ऊपर जो है ना वो हमारे पास होगा। इसके अंदर बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बेस्ट प्रोग्नोसिस वो कह रहा है मेलिग्नेंट ट्यूमर की वो मेटास्टेटिक पोटेशियम। इसके अलावा वो कह रहा है कि ब्रेका जो है ना वो जीन BRCA ब्रेका 1 म्यूटेशन जो है ना वो इंक्रीज़ करती है, किसके लिए, जो सीरस वाला होता है ना इसके लिए हमारे पास मोस्टली इंक्रीज़ करती है। ब्रेका 1 कह रहा है कि कैरी करता है पॉलीसिस्टिक सेल्फ, मोस्टली जो है ना इसकी वजह से हमारे पास जो फॉलिकल है ना सेल्फेंजाइटिस वो वाले इसके अंदर भी आ जाते हैं, बाकी ये और कोई भी नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 में है जर्म सेल ट्यूमर, इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। ओके जी, अब हमारे पास है जर्म सेल ट्यूमर के बारे में ना, ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर के अंदर वो कह रहा है कि सेकंड मोस्ट कॉमन, क्योंकि मैंने 2 नंबर पे लिखा था इसको कह रहा है कि सेकंड मोस्ट कॉमन, ये वाला फर्स्ट मोस्ट कॉमन था, ये हमारे पास है सेकंड मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज में होता है, जो सेक्सुअली बहुत एक्टिव होती है ना वहाँ पे, ठीक है। मोस्टली वो कह रहा है कि हमारे पास ट्यूमर सब टाइप जो है ना इसके अंदर वो जर्म सेल से मोस्टली प्रोड्यूस होती है। फीटल टिश्यू हो सकता है, ओ साइड योग से या प्लेसेंटल टिश्यू इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर तो हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास या तो वो फीटल टिश्यू इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिस्टिक टेराटोमा बनेगा या एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा बन जाएगा। नंबर 2 में हमारे पास वो कह रहा है कि ओ साइड अगर इन्वॉल्व होंगे तो वो यहाँ पे हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा, ठीक है, डिसजर्मिनोमा। अगर तो हमारे पास योग से इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास जो ट्यूमर होगा वो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर होगा, और अगर हमारे पास प्लेसेंटल टिश्यू इन्वॉल्व होगा तो कोरियोकार्सिनोमा हम उसको कहेंगे, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से चंद बातें मैंने आपको बतानी थी। PC से याद रखो, प्लेसेंटा के लिए कोरियोकार्सिनोमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ से आता है।
अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जर्म सेल की जो है ना वो टाइप्स के बारे में, तो हमारे पास हो सकता है सिस्टिक टेराटोमा, जो मैंने आपको कहा। नंबर सेकंड पे डिस जर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, और हमारे पास फोर्थ पे कोरियोकार्सिनोमा। तो यहाँ पे इसकी मोटी मोटी बात, सिस्टिक ट्यूमर जो वो कह रहा है कि फीटल टिश्यू से कंपोज है, और मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इन फीमेल है, बाइलेटरल होता है, बिनाइन होता है। ये सारी कहानी आपने पढ़ लेनी है। डिस जर्मिनोमा के अंदर वो कह रहा है कि लार्ज सेल ऑफ द क्लियर साइटोप्लाज्म और सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास। टेस्टिकुलर काउंटर पार्ट में अगर होगा इसी तरह का, अगर टेस्टिकल के अंदर होगा ना जर्म सेल का, तो उसे हम क्या कह रहे थे, सेमिनोमा। तो ये एक आपने बात जानते, डिस जर्मिनोमा और सेमिनोमा मिलते जुलते नाम है ना, तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। बाकी एंडोडर्मल साइनस में बता दिया, इसके अंदर आपके एक बात याद रखनी, अल्फा फेप्टोप्रोटीन जो है ना वो रेज्ड होगी। लास्ट पे कोरियोकार्सिनोमा में हिमेटोजीनस ये स्प्रेड होता है, यहाँ पे बीटा HCG जो है ना वो लेवल वो आपके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कुछ उसने कहा एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में वो कह रहा है कि लार्ज ब्रेड नहीं। अच्छा, नंबर थर्ड पे हमारे पास है सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। तो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर के अंदर वो कह रहा है कि ट्यूमर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ द ओवरी। ओवरी के जो सेक्स कॉर्ड सेल्स है ना उसका जो ट्यूमर है, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है ग्रेनुलोजा थीका सेल, क्योंकि हमने कहा कि ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं ना थीका इंटरना और एक्सटर्ना, तो जो थीका सेल है ना उनका ट्यूमर होता है, वो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन करता है, प्यूबर्टी से पहले होता है अगर होगा। अच्छा, इसकी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा के ना थोड़ा सा सेक्स कॉर्ड को बस ख़त्म करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा होगा। सेक्स का ट्यूमर के अंदर वो कह रहा है कि ग्रेनुलोजा थीका सेल ट्यूमर होते हैं। थीका सेल्स जो है ना हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। अगर ये प्यूबर्टी से पहले हो, प्रायर टू प्यूबर्टी, तो ये हमारे पास होगा प्री कॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टिकल एज के अंदर होगा तो मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया होगा। मेनोरेजिया क्या होता है, अगर तो ब्लीडिंग फीमेल की 7 दिन से ज़्यादा तक चल गई है ना, ठीक है, मतलब नॉर्मली 7 दिन के अंदर ब्लीडिंग शेडिंग खत्म हो जाए, लेकिन अगर वो 7 डे से अबव चली जाए तो इसे मेनोरेजिया कहते हैं। ठीक है, या फिर वो कह रहा है हमारे पास सिर्टोली लेडिंग सेल का ट्यूमर होगा या फाइब्रोमा होगा, वही बिनाइन ट्यूमर होगा। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी बातें। नेक्स्ट भी वो कह रहा है कि कुछ गेस्टेशनल पैथोलॉजीज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बस नाम आपको आने चाहिए, साथ में छोटा मोटा काम तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गेस्टेशनल जो पैथोलॉजी के सबसे पहले है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये भी आपने जो है ना वो एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम अदर साइड ऑफ यूटर। यूट्राइन वाल को छोड़ के कहीं भी जो है ना वो हमारे पास अगर इम्प्लांटेशन होगी है तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है, फोकस हो जाओ यार, ये हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है, ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की सेकेंडरी वजह है, वो प्रेजेंट करेगा कि उसे इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। पहले ये एंडोमेट्रियोसिस हमने पढ़ा था ना, एंडोमेट्रियम का टिश्यू किसी और साइड पे चला जाता है। फिर उसने एक लिखा हुआ है कि ये एक बेसिकली ना सर्जिकल एमरजेंसी भी हो जाती है, फिर हमें रिमूव करना पड़ता है अगर वो ज़्यादा कर दे ना। ठीक है, तो रप्चर भी हो सकता है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अगर चला गया तो बहुत ज़्यादा फिटस बढ़ जाएगा, तो वो उसने रप्चर कर देना फ्लोपियन ट्यूब का, इसलिए उसको शदीद किस्म की पेन होती है, एमरजेंसी के लिए। फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर कहा है कि अगर वो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर जो है ना मिस कैरेज अकर हो जाए फीटस का, तो मोस्टली जो है ना वो वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आती हैं, क्रैम्प के साथ आती हैं, और फीटल टिश्यू जो है ना वो वहाँ पे बहुत से मसाइल होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास होती हैं। अच्छा, अगर तो वो कह रहा है कि फ़र्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो है ना गेस्टेशन के, तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हम उसे कहेंगे। अगर 3 to 8 वीक के बाद जो है ना अबॉर्शन हुआ है तो वो आर्गन की माल फॉर्मेशन की वजह से अबॉर्शन होता है। अगर 3 से 9th, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, गुजर जाओ 3 to 9th में तो हमारे पास जो है ना वो आर्गन का हाइपरप्लेजिया आपको दिख देगा। फिर उसने आपने ये सारी कंडीशन पढ़ी है, प्लेसेंटा प्रेविया, ये क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, नॉर्मली तो यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट, लेकिन अगर लोअर यूट्राइन पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाए प्लेसेंटा की तो इसे प्लेसेंटा प्रेविया कहेंगे, और ये भी ब्लीडिंग के साथ फीमेल प्रेजेंट करती है। प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है कि अगर वो यहाँ से ही उखड़ जाए तो वो अब्रप्ट कर जाएगा, तो प्लेसेंटा एब्रप्शन इसे हम कहेंगे। ठीक है, फिर उसने कुछ प्री एक्लेम्शिया कहा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, प्रेगनेंसी की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है इसे हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। इसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन यूरिया होता है और साथ में वो एडीमा के साथ प्रेजेंट करती है। मोस्टली हाइपरटेंशन जो होता है ना वो सीवियर हो जाती है, लीडिंग टू हेडेक हो गया, और इवन उसको नज़र आना बंद हो जाता है।
ठीक है। फीमेल आती है कि मुझे नज़र आना बंद हो गया, मुझे शदीद सर दर्द है, तो वो उसको हाइपरटेंशन हुई होती है, तो इसको एक दूसरा नाम है प्री एक्लेम्पसिया, क्योंकि प्रेग्नेंट होती है वो वूमन, तो उसके अंदर मोस्टली ये हमारे पास होती हैं। ठीक है। फिर वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में क्या है, डेथ ऑफ द हेल्दी इन्फेंट विदाउट ओबीवियस काज, तो एक्सपायर होता है ड्यूरिंग स्लीपिंग। इन्फेंट यूजली एक्सपायर ड्यूरिंग ब्लीडिंग। रिस्क फैक्टर में क्या है, स्लीपिंग मोड में अगर वो कह रहा है कि बच्चा जो है ना वो पेट के बल ना लेटा हुआ सो गया, ठीक है, तो वो सोया सोए जो है ना वो मर जाता है। इसे हम कहते हैं सडन इन्फेंट है। क्या होता है, उसकी वो रिब्स प्रॉपरली जो है ना वो एक्सपायर नहीं कर पा रही होती, या फिर उसको सिगरेट या स्मोक, या वो प्री मेच्योर इवन बच्चा हो ना, तो वो जल्दी मरने के उसके चांसेस होते हैं अगर इसके साथ एक्सपोजर करवा दी, तो ये हमारे पास होती हैं। फिर हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के बारे में है कि अब नॉर्मल कंसेप्शन करेक्टराइज बाय सेवेलियन एंड एडिमेटस विलाई विद प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। हाइड्रेटेड फार्म मोल, ये भी आपने मुझे अच्छी तरह याद है, फर्स्ट ईयर की एम्ब्रियो के अंदर ये था कि वो जो विलाई है ना, एडिमेटस विलाई, वो फूल जाती हैं और वो प्रोलिफरेट कर जाती है और वो ट्रोफोब्लास्ट की शक्ल में बन जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है ना वो मेरे पास एक टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टेबल को ना अच्छे से कर लेना, 12.1 वाला है ये पैथोमा के अंदर मैंने देखा है। अल्कोहल जो है ना वो मेंटल रिटार्डेशन करवा देती है और फेशियल एबनॉर्मेलिटी और माइक्रोसेफली, सर छोटा सा रह जाता है। कोकीन जो है ना वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ और प्लेसेंटल की एब्रप्शन करवाएगी। थैलोडामाइड जो है ना वो लिम्फ डिफेक्ट करेगी। सिगरेट जो है ना इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आइसोट्रोनिन जो है ना वो हमारे पास अबार्शन करवा देगी। हेयरिंग लॉस और विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे के अंदर। टेट्रासाइक्लिन डिस्कलर टीथ होगी, दांत उसके गंदे से होंगे। वारफेरन में फिटल ब्लीडिंग होगी और फेनोटाइन में हमारे पास वो क्लेफ्ट पैलेट के साथ, मतलब उसका जो तालू है ना वो अच्छे से बना नहीं होगा। तो ये इसको अच्छे से रटा लगा देना, कोई ना कोई एमसीक्यू यहाँ से लग जाता है। फिर जी ये एक है हमारे पास पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल, इसके बारे में आपने डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे फीटल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पार्शियल के अंदर, कंप्लीट मोल के अंदर बिल्कुल फीटल टिश्यू हमारे पास होता ही नहीं है। ठीक है। विलाई और हाइड्रोफोबिक हो गया, बाकी मोस्ट विलाई और हाइड्रोफोबिक, और ये आपने याद कर लेना है कि इसका जो है ना 2 to 3% रिस्क फैक्टर है, इसका हमारे पास मिनिमल रिस्क फैक्टर होता है। यहाँ पे नॉर्मल ओवम फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे एम्प्टी ओवम जो है ना वो फर्टिलाइज होता है। दैट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होपफुली मैं अपना कंसेप्ट जो है ना समझाया, जितना यार हमारे टीचर ने हमें बताया था और जितना मुझे मेरे दिमाग के अंदर था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर भी कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन ओपन आप मुझे बता सकते हैं, आई विल अप्रिशिएट। बाकी जो रह गया है वो आप खुद एक दफ़ा बुक को रीड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कवर होगा। बाकी मैंने एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ का पीडीएफ बना लिया है, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप पे मुझे बता देगा। तो बाकी दुआओं में याद रखना, मिलते हैं फिर अगले जो है ना। मेरा मूड है कि सीएनएस पैथो को आज ही कवर कर दूँगी। देखो हमने 24 घंटे से कम के अंदर जो है ना वो पूरा फीमेल जेनिटल सिस्टम जो है ना कवर किया है। अब जो है ना वो सीएनएस पैथो का मैं सोच रहा हूँ कि उसको कवर करके फिर जो छोटा सा एक टॉपिक है ना वो है जी स्किन, बोन्स और जॉइंट का, वो साथ कवर करके ना तो इसको जो हमारा एक मेजर पोर्शन हो जाएगा वो पैथो का कवर हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह छोटे छोटे रह जाएंगे। तो बाकी जीआईटी एक बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि वो बड़ा भी है, उसमें अंदर एससीक्यूज़ भी ज़्यादा आने, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।